हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और टाइप्स ऑफ आरएनएस के बारे में हमने डिस्कस किया था। राइबो न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 3 टाइप्स, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, 3 टाइप्स के हमने आरएनए डिस्कस किए थे। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। जेनेटिक कोड क्या होता है, चलो देखते हैं। जेनेटिक कोड सिंपली देखो क्या होता है। देखो ये बेटा आपका एमआरएनए बना, ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस होगा, ए सी यू जी सी, ये कुछ ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये आपको जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ये क्या है, एमआरएनए का सीक्वेंस है। और यहाँ से ये ट्रांसलेट करके क्या बनाएगा, ट्रांसलेट करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है बेटा। अब प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। अमाइनो एसिड से मिलकर कौन बनता है मेरे प्यारे बच्चे, प्रोटीन बनता है, ठीक है। कितने तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये एमआरएनए के ऊपर जो स्ट्रैंड्स हैं, एमआरएनए के ऊपर ये जो सीक्वेंस है, कौन कौन से हैं ये, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है। ये 4 टाइप्स के जो बेसिस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जेनेटिक कोड बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या बनाते हैं, इन 4 टाइप्स के बेसिस से मिलकर क्या बना होता है, जेनेटिक कोड बना होता है। ये 4 टाइप्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है, अपना जेनेटिक कोड बनता है। अब जेनेटिक कोड बनेगा, इनसे क्या बनता है, जेनेटिक कोड बनता है। जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। मतलब कि 3 होते हैं पेयर के अंदर, या तो AUG होगा या GUC होगा, कुछ इस तरीके का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। ट्रिपलेट होता है। वाई ट्रिपलेट, वाई ट्रिपलेट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जेनेटिक कोड इज वाई ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसका रीजन अपन देखने जा रहे हैं कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट ही क्यों होता है। वाई नॉट सिंगलेट, हो सकता था ना कि एक न्यूक्लियोटाइड था जो एक अमीनो एसिड को क्या कर सकता था, कोड कर सकता था, बट वाई नॉट, वाई 3 जो कोडो ट्रिपलेट, वाई द जेनेटिक कोडोन इज ट्रिपलेट, कि जेनेटिक कोडोन हम ट्रिपलेट ही क्यों लेते हैं। देखो बेटा, अगर एक बेस एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो टोटल कितने टाइप के बेसेस हैं, 4 टाइप्स के बेसेस हैं। तो कितने अमीनो एसिड्स कोड हुए, 4। बाकी के जो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये सारे अमीनो एसिड्स कोड नहीं कर पाता ना, ये जो हमारा जेनेटिक बेसिस है, ये सारे अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर पाते। तो फिर 2 क्यों नहीं हुआ, AG भी हो सकता था, AC भी हो सकता था, GC भी हो सकता था, UC भी हो सकता था। ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ बेटा, अगर अपन चलो मान लो कि 2 ये 4 है और हर एक के अंदर 2 होते, तो 4 की पावर 2 कितने हुए, 16। फिर भी कितने अमीनो एसिड्स को ही कोड कर पाता, ये ओनली 16 अमीनो एसिड्स को ही कोड कर पाता। 4 की पावर 3 हम करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो बेटा टोटल कितने हो गए, 64। अब यहाँ पे 64 कोडॉन्स हो गए और ये 64 कोडॉन्स इजीली 20 अमीनो एसिड्स को क्या कर पाएंगे, 20 अमीनो एसिड्स को क्या कर पाएंगे, कोड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इन 20 अमीनो एसिड्स को क्या कर पाएंगे, ये कोड इजीली कर पाएंगे। अब इसमें से भी ओनली 61 कोडोन है जो कि कितने अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड्स को ही कोड करते हैं। 3 जो कोडोन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, UAA, UGA, UAG, ये स्टॉप कोडोन्स हैं, ये कोड नहीं करते। ओनली 61 कोडोन्स हैं जो कि 20 अमीनो एसिड्स को इजीली कोड कर लेते हैं। तो यही बेटा फंडा है, कैसे रीड होते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अपन ट्रांसलेशन जब प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे उसमें इजीली ये सारी चीजें अपन 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जेनेटिक कोड का, हमें एक बात तो पता चल गई कि हम अब फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या होगा जेनेटिक कोड का, मैं इस साइड का पोर्शन है वो रफ करने जा रहा हूं, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, तो इसको अपन रफ करते हैं और यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है बेटा, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड के अपन फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो फीचर होगा वो कैसा होगा बेटा, ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट होगा जेनेटिक कोड जो होगा, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द कोमालेस। कोमालेस का क्या मतलब है कि कहीं आपको कोमा दिखाई दे रहा है, क्या अपन ऐसे मेंशन करते हैं यूए कोमा लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होगा, कोमालेस होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, एक दूसरे की ओवरलैपिंग भी नहीं करते। नॉन एम्बिगियस या स्पेसिफिक, नॉन एम्बिगुअस या स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कोडोन किसी पर्टिकुलर उसी को क्या करता है, कोड करता है, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है। बट समटाइम्स, कई बार क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी, डीजेनरेसी। ठीक है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। समटाइम्स मोर देन 1 codon is required for code for amino acid. Required more than 1 codon code amino acid. एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, सेरीन, ल्यूसीन एंड आर्जिनिन। इनके अंदर क्या होता है, हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं यूनिवर्सल कोडोन। ठीक है, यूनिवर्सल कोडोन में हम बात करते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखते हैं यू ऑल ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स कोड फॉर फिनाइलएलानिन। ये बात आप सबको समझ में आ गई। ठीक है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पे अपन, ये इसके कुछ फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के जो आपको मेमोराइज करने हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं डीजेनरेसी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे यूनिवर्सल होते हैं जेनेटिक कोड्स। एक जनरली क्या होता है, एक जो है वो एक ही को कोड करता है, और कुछ में क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं इन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, जीयूजी जो है फॉर्मेल मिथियोनिन को कोड करेगा, और इन यूकैरियोट्स के अंदर वो ओनली मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, सेकेंड प्लेस के ऊपर कई बार अगर अपन वो इनिशियल पोजीशन पे है तो जीयूजी किसको कोड करता है, वैसे एक्सेप्ट जीयूजी की अपन बात करते हैं, जीयूजी जो है वो वैलिन को कोड करता है, लेकिन वो इनिशियल पोजीशन पे होता है तो वो किसको कोड करेगा, मिथियोनिन को कोड करता है, फॉर्मिल मिथियोनिन को वो कोड करेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 64 टाइप्स के कोडोन यहाँ पे ये टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप इजीली नोट डाउन कीजिए। अब अपन टीआरएनए या अडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, म्यूटेशंस हमने डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल, जीनोमेट्रिक म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट म्यूटेशन दे रखा है ज़्यादातर आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो वो अपन सारे डिस्कस कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन और फ्रेमशिफ्ट सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल और टीआरएनए के बारे में, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब जेनेटिक कोड के बाद में अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, अडेप्टर मॉलिक्यूल, द टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको ट्रांसफर करना एमआरएनए के ऊपर। कैसे करते हैं, अपन ने इसका डायग्राम भी बेटा ड्रॉ किया था,
कुछ इसका ऐसा डायग्राम होता है, इस तरीके से अपन ने इसकी पिक्चर देखी थी ना। ओके, एक लूप यहाँ होता है, इनके बीच में एक छोटी आर्म होती है, फिर एक नीचे की साइड होता है कुछ ऐसे, इस टाइप की सी स्ट्रक्चर, इस टाइप की स्ट्रक्चर बेटा हमने इसकी डिस्कस की थी। ठीक है, ये हो गया। और देन ये वाला पार्ट, सॉरी, ऐसी स्ट्रक्चर बेटा हमने इसकी ड्रॉ की थी। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिली थी। ये वाला एंड है, इसको अपन 3' एंड बोलते हैं, ये वाला 5' एंड, यहाँ पे ग्वानिन होता है, यहाँ पे CCA होता है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ये अटैच्ड रहता है। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। यहाँ पे लूप जो होता है एब्सेंट होता है, लूप एब्सेंट होता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं टी साइन सी लूप, टी साइन सी लूप। इसका काम क्या होता है, टी साइन सी लूप का जो फंक्शन होता है वो अटैच करने का होता है, राइबोसोम के साथ में एसोसिएट होने का होता है। ये वाला जो पार्ट है टी साइन, ये राइबोसोम के साथ में एसोसिएट होता है। ये वेरिएबल आर्म है, वेरिएबल आर्म है। ठीक है बेटा, वेरिएबल आर्म है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं एंटीकोडॉन। ठीक है, एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन, यहाँ पे इस पे एंटीकोडॉन लगा रहता है, हो सकता है AUG हो, इस टाइप से, ताकि ये जैसे ही mRNA सीक्वेंस को रीड करता है और एक्सेप्टर जो है वो क्या करता है, एक्सेप्टर आर्म जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करता रहता है उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को। ठीक है बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं DHU, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। इसका जो फंक्शन है वो अननोन है, इसके पास में अमीनो असाइल सिंथेज एंजाइम होता है AARS जिसको अपन बोलते हैं। तो ये जो आपकी सिंपल स्ट्रक्चर है ये tRNA की है, इसको अपन sRNA भी बोलते हैं। sRNA का मतलब होता है सोल्यूबल RNA, सोल्यूबल RNA बोलते हैं इसको अपन। ठीक है बेटा, ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, अमाइनो एसिड्स को क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में इसके और क्या फंक्शंस होते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे अपोजिट साइड में होता है एक्सेप्टर, और इसके अपोजिट साइड में कौन होता है, एंटीकोडॉन होता है। जैसे ये mRNA है तो mRNA के ऊपर जैसे ये आप पे क्या होता है, ये इसको साथ में अटैच करता है, यहाँ से ये इसको रीड करके इसके अगेंस्ट जो एंटीकोडॉन के साथ में ये क्या करता है, ये वाला पार्ट है एंटीकोडॉन वाला, वो 5' to 3' पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है इसको अपन बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं इसको। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल 2D के अंदर हम इसको देखते हैं। 3D के अंदर ये इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर नज़र आती है, इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आती है, इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। ठीक है बेटा, इन्वर्टेड एल, जैसे उल्टा एल हो 3D के अंदर हम जब इसको देखते हैं, snRNA यानी सोल्यूबल RNA, और ये mRNA को रीड करता है और रिक्रूट करता है अमाइनो एसिड्स को। देखो हम ट्रांसलेशन के अंदर हम और क्या देखने वाले हैं, ट्रांसलेशन के अंदर हम सीक्वेंसिंग ही तो देखेंगे कि कैसे कैसे जो है यहाँ से कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, mRNA के ऊपर राइबोसोम आएगा, बाइंड करेगा, वो आगे मूव करेगा, और उसके साथ में tRNA है जो ला कर अमाइनो एसिड्स को देगा। तो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड चेन बनेगी, और दो अमाइनो एसिड के बीच में मोनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई और बन गया आपका प्रोटीन। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ तक कि आपको ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहनी चाहिए। जनरली इन दोनों का जो फंक्शन है वो, इसका फंक्शन अननोन है एक तरीके से, इसके पास ARS अमीनो एसिड सिंथेज एक्टिविटी
होती है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन क्या होता है। उनसे ही अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। मैं सिंपली यहाँ पे यही लिखूंगा कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। एमआरएनए से क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन बनेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एमआरएनए है, ये प्रोटीन बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो बिल्कुल सिंपली आपको समझते हुए चलना है। वही 3 स्टेप्स होंगे जैसा कि हमने रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ा था। इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है एंड टर्मिनेशन होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी वही 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मेरे पास में सीक्वेंस है। ये मेरे पास में एक एमआरएनए है। ये जो एमआरएनए है, मैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एक मेरे पास में सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके ऊपर एक सीक्वेंस होता है AGGU। इस सीक्वेंस को अपन बोलते हैं साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। अब यहाँ पे ये जो आपके पास में एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, ये जो एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आके कौन बाइंड करेगा? यहाँ पे आकर बाइंड कौन करता है इसके साथ में? यहाँ पे बेटा राइबोसोम बाइंड करता है। यहाँ पे एमआरएनए पे कौन आएगा? राइबोसोम आएगा। और राइबोसोम कैसा होगा? वो जो राइबोसोम होगा वो होगा 70S। इसकी बेटा 2 सब यूनिट होती हैं। एक होती है 50S और एक होती है 30S। जो 30S सब यूनिट है वो बाइंड करती है यहाँ पे और 50S ऊपर की साइड में होती है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे मैं जो यूनिट बनाने जा रहा हूँ, ये वाली जो मैं यूनिट बना रहा हूँ, ये कैसी यूनिट है बेटा? ये है लार्जर सब यूनिट। एंड यहाँ पे ये वाली जो यूनिट है इसको अपन क्या बोलते हैं? 30S। ये कैसी है? 50S है। और ये बेटा कौन सी है? 30S है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 50S है, 30S है। यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा? UCC। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस होगा। इस वाले सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं? साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। और इससे जो नीचे वाला सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को अपन बोलते हैं एंटी साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। एंटी साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। -4 to -16 का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है इसको अपन बोलते हैं साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। और ये वाला होता है, इसे अपन बोलते हैं एंटी साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब आपको समझना ये है कि यहाँ पे अपने को स्टार्ट क्या करवाना है। स्टार्ट हमें करवाना है बेटा यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाना है तो क्या चाहिए हमें? टीआरएनए चाहिए। टीआरएनए हमें क्या ला कर देता है? अमाइनो एसिड्स ला के देता है। तो टीआरएनए को हम कैसे लाएंगे? सबसे पहले अपन एक्टिवेट करेंगे किसको? अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के बाद में वो टीआरएनए के साथ में एसोसिएट होगा। टीआरएनए पे एसोसिएट होने के बाद में वो सीधा हमारे एमआरएनए के साथ में आकर बाइंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है बेटा वो मैं कर रहा हूं क्या? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन, ये ध्यान से देखते जाना। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का मैं क्या करवा रहा हूं? एक्टिवेशन करवाने जा रहा हूं। ठीक है, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करवाने के लिए मुझे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अमाइनो एसिड के साथ में, अमाइनो एसिड के साथ में मुझे क्या अटैच करवाना है? एटीपी। अमाइनो एसिड प्लस एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब इसके साथ में अमाइनो एसिड बाइंड करेगा तो 2 फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएंगे और जो एंजाइम ये काम करता है उस एंजाइम को बोलते हैं अपन अमीनो एसाइल सिंथेज। ठीक है, अमीनो एसाइल सिंथेज एंजाइम आएगा जो कि क्या करता है? यहाँ पे अमाइनो एसिड के साथ में क्या अटैच करवाता है? एटीपी का अटैचमेंट करवाता है और ये क्या बनेगा?
अमीनो असाइल AMP कॉम्प्लेक्स, अमीनो असाइल AMP कॉम्प्लेक्स बना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 3 फॉस्फेट थे, 2 फॉस्फेट निकल गए, अमीनो ग्रुप है वो अटैच हो गया, अमीनो असाइल AMP कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, E1 जिसको अपन बोलते हैं। एक्टिवेट हो चुका है आपका अमाइनो एसिड। अब हमें क्या करनी है, चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड, चार्जिंग करनी है हमें, चार्जिंग ऑफ tRNA, चार्जिंग ऑफ tRNA की हमें चार्जिंग करनी है। tRNA की चार्जिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमीनो असाइल AMP कॉम्प्लेक्स, अमीनो असाइल AARS भी इसको अपन बोल देते हैं, अमीनो असाइल AMP कॉम्प्लेक्स, AMP कॉम्प्लेक्स प्लस tRNA। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये मैं यहाँ पे आपका tRNA ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये वाला tRNA का पार्ट है, ये वाला इसके लूप्स हैं, ये इसकी लोअर आर्म लूप है, ये वाला इसका साइड वाला लूप है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैंने अमाइनो एसिड को अटैच करवा दिया। अब ये वाला जो tRNA है, ये कैसा tRNA है बेटा, चार्ज्ड tRNA है। कैसा tRNA है, चार्ज्ड tRNA है। अब ये चार्ज्ड tRNA है, यहाँ पे बेटा जब ये चार्ज्ड tRNA बन चुका तो अब अपने को क्या करवाना है, अब अपन करवाएंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब ये tRNA, चार्ज tRNA रेडी है यहाँ पे बाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, हमें क्या चाहिए, चार्ज्ड tRNA चाहिए और हमें यहाँ पे इसको बाइंड करवाना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो नंबर 1 स्टेप है वही इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं। इनिशिएशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा, इनिशिएशन फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं यहीं पे। IF1, IF2 एंड IF3 ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि ये सीक्वेंस है, यहाँ पे इस सीक्वेंस के ऊपर कौन बाइंड करेगा, ये mRNA का सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस सीक्वेंस के ऊपर आकर बाइंड करता है कौन, यहाँ पे शॉर्टर सब यूनिट है बेटा, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है। अब ये जो मैंने बनाया है ना, ये एंटीसाइन डेलगर्नो, ये इसका जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसके ऊपर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है 16S rRNA। ये वाला जो सीक्वेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, 16S rRNA होता है, 30S की सब यूनिट 16S rRNA। ठीक है, इसके ऊपर ये बाइंड रहता है। यहाँ पे मेरी बात सुनना, ये स्मॉलर सब यूनिट है, इस स्मॉलर सब यूनिट के पास में कितने पार्ट हैं, यहाँ पे आकर IF1 बाइंड करता है, IF1 यहाँ पे आके बाइंड करता है, और IF1 आकर बाइंड करेगा तो ये बड़ी सब यूनिट जो है ये क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से ये डिसोसिएट हो जाएगी। जैसे ही ये यहाँ से डिसोसिएट होगी तो यहाँ पे 3 साइट होती हैं। एक साइट होती है, इस साइट को अपन बोलते हैं A साइट, P साइट और E साइट। ठीक है, A साइट, P साइट और ये वाली जो साइट है इसको अपन क्या बोलते हैं, E साइट। ठीक है बेटा, अब जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूट होगा। अब यहाँ से नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे अब इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। ये तीनों फैक्टर्स ने आकर इनिशिएशन करवा दिया, IF1, IF2, IF3 इन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, दीज आर 9 फैक्टर्स। ठीक है, उनकी अपन बात नहीं करने वाले हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स किसके रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनिशिएशन के बाद में इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट होगा तो रिक्रूटमेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब जो चार्ज्ड tRNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे, जहाँ पे AUG सीक्वेंस प्रेजेंट है, AUG इज द स्टार्ट कोडोन। AUG कौन है, स्टार्ट कोडोन है। इस स्टार्ट कोडोन के साथ में मान लो ये आ गया tRNA, इसको मैं बोलता हूँ tRNA। मैं पूरा tRNA नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे tRNA आया और tRNA ने यहाँ पे इसको कोड किया UAC, और ये किसको कोड करता है, F मिथियोनिन
एफ मिथ्योनिन को कोड करता है, जो कि एक अमाइनो एसिड है। फॉर्मल मिथ्योनिन को ये रिक्रूट करेगा कौन, ये टीआरएनए यहाँ पे इसको क्या करेगा बेटा, रिक्रूट करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन सी साइट पे आया, ए साइट पे आया। ठीक है, ए साइट पे आया। और यहाँ पे कौन सी साइट है बेटा, पी साइट है, पी साइट है। इनिशिएशन स्टेप के अंदर किसी तरह का नो पेप्टाइड बॉन्ड इन इनिशिएशन, नो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इन इनिशिएशन, इनिशिएशन। ठीक है बेटा, इनिशिएशन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी तरह का कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। पी साइट है एंड ये वाली ई साइट है। ये वाली कैसी साइट है बेटा, ई साइट है। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे इसके अंदर राइबोसोम है, अब यहाँ पे क्या होता है, जीटीपीएज एक्टिविटी होती है, इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा प्यारे बच्चे, इलोंगेशन के अंदर इलोंगेशन फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि इलोंगेशन करवाएंगे। इलोंगेशन फैक्टर्स क्या करवाते हैं, इलोंगेशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, EFTU और EFTS, ये इलोंगेशन फैक्टर होते हैं। ये इलोंगेशन फैक्टर क्या करवाते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर मूवमेंट करवाते हैं। किसका मूवमेंट करवाते हैं, राइबोसोम्स का मूवमेंट करवाते हैं। जो राइबोसोम यहाँ पे हैं तो इस राइबोसोम्स का क्या करवाएंगे, यहाँ पे ये मूवमेंट करवाएंगे। और जैसे जैसे राइबोसोम आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे ये जो राइबोसोम है ये यहाँ से बेटा मूव करेगा आगे की तरफ, तो ये शिफ्ट होता जाएगा। अब ये यहाँ से ये वाला जो मिथ्योनिन है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मिथ्योनिन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप। अब अपन ऐसे इसको लोकेट करते हैं कि ये एमआरएनए है, ये ए साइट है, ये ए साइट है और ए साइट है, और ये वाली बेटा पी साइट है। ठीक है, पी साइट है और ये वाली ई साइट है। ये मिथ्योनिन क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। मिथ्योनिन जो था वो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला टीआरएनए जो था मिथ्योनिन एफ मिथ्योनिन जो था ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे बेटा कौन आएगा, सॉरी ये एफ मिथ्योनिन को अपन इससे डिनोट करते हैं, इस पेन से अपन डिनोट करते हैं इसको। एफ मिथ्योनिन जो था ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, एफ मिथ्योनिन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। एफ मिथ्योनिन बेटा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे फिर कोई नया अमाइनो एसिड आ गया, यहाँ पे फिर कोई नया अमाइनो एसिड आ गया, सपोज सेरीन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन के अंदर क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये वाला प्रोसेस मैं रफ करने जा रहा हूँ, ये इधर वाला प्रोसेस मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इधर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखने जा रहे हैं कि आगे क्या होता है। आगे क्या होगा बेटा, यहाँ से ये जो इलोंगेशन हुआ मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाली जो साइट है यहाँ पे ये आपको कुछ साइट दिखाई दे रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और 3 प्राइम के पास में यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, ये सेरीन, ये वाला टीआरएनए आगे शिफ्ट होगा। ये वाला जो टीआरएनए है ये कौन सी साइट है बेटा, ए साइट है, और ये वाली पी साइट है, पी साइट है। ठीक है, और ये लास्ट वाली कौन सी साइट है बेटा, ई साइट है। ये वाली कौन सी साइट है, ई साइट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये ब्लू वाला जो है ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो टीआरएनए है इस ई साइट से, ये वाला जो टीआरएनए है ये ई साइट से एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये साथ साथ में यहाँ से जो दूसरा आएगा, ये दोनों यहाँ पे ये ब्लैक वाला भी यहाँ आ गया। ठीक है, ये ब्लैक वाला भी, इन दोनों के बीच में ये जो एफ मिथ्योनिन और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये सेरीन है, ये यहाँ पे एफ मिथ्योनिन है, और ये वाला सेरीन है। ये वाला क्या है बेटा, सेरीन है। ये वाला कौन है, सेरीन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। राइबोसोम मूव कर रहा है, यहाँ से ये निकलता हुआ जा रहा है, यहाँ से फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं तो ये यहाँ से
5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये ए साइट के ऊपर जो भी टीआरएनए होगा यहाँ पे ये क्या बनते जाएंगे, सेरीन, मिथियोनिन, FMT, मिथियोनिन, ये यहाँ पे कंटिन्यूसली इनकी चेन जो है वो बनती जाएगी, और कंटिन्यूसली चेन बनती जाएगी, और ये आगे यहाँ से ये ये ब्लैक वाला जो है सेरीन वाला भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, पी साइट के ऊपर, और ये वाला जो है ब्लू वाला ये ई साइट के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वाला ई साइट पे ये वाला टीआरएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये टीआरएनए ही है, और ये यहाँ से एग्जिट होते जाएंगे, और जैसे जैसे यहाँ पे लास्ट जो स्टेप होगा बेटा वो कौन सा होता है, टर्मिनेशन होता है। लास्ट जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन कहाँ पे आके होता है, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं टर्मिनेशन के अंदर, और कुछ फैक्टर्स होते हैं RF1, RF2, RF3, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, टर्मिनेशन करवाते हैं। एंड स्टॉप कोडॉन्स होते हैं UAA, UAG, ये कुछ स्टॉप कोडॉन्स होते हैं UAG। यहाँ पे आकर क्या होगा, जो ट्रांसलेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और इस तरीके से मिथियोनिन, ये यहाँ पे एक चेन बन जाएगी, F मिथियोनिन, और सेरीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, तो ये इस तरीके से ये क्या बन गई, पेप्टाइड चेन। ये क्या बन गई बेटा, पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है आगे से आगे मूव करता हुआ जाएगा। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इलोंगेशन, एंड थर्ड स्टेप इज द टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप कौन सा है बेटा, टर्मिनेशन है। इन शॉर्ट इसी तरीके से ये चलता हुआ जाएगा, यहाँ से ये शिफ्ट होता जाएगा। सबसे पहले ये आया फॉर्मिल मिथ्योनिन, नो पेप्टाइड बॉन्ड इन इनिशिएशन, देन इलोंगेशन होगा, EFTU, EFTS आएंगे, और इसमें राइबोसोम का मूवमेंट करवाएंगे आगे की तरफ, और ये ट्रांसफ़र होते जाएंगे। जैसे जैसे ये यहाँ से ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे की तरफ क्या बनती जा रही है, पेप्टाइड चेन बनती जा रही है। पेप्टाइड बॉन्ड आप बनाना इजीली जानते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अपना ट्रांसलेशन जो है वो बेटा कंप्लीट होता है, और अपन आगे अब डिस्कस करेंगे लैक ऑफ पेरोन। प्लीज नोट डाउन दिस।